क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि मेरा मतलब है जो न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के बिल्कुल ताज़ा शोध हैं वो बताते हैं कि जब किसी इंसान का दिल टूटता है या जब कोई सोशल मीडिया पर अपने एक्स को किसी और के साथ देखता है तो उसके दिमाग का बिल्कुल वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो जो तब होता है जब शरीर पर खौलता हुआ पानी या कॉफ़ी गिर जाए। मतलब दिमाग के लिए एक इमोशनल सदमा और एक फिजिकल जलन दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक और साइंटिफिक बात है। मतलब फंक्शनल एमआरआई स्कैन्स में ये साफ देखा गया है कि जो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है, जो हमारे शरीर के दर्द को प्रोसेस करता है, अच्छा, हाँ, वही हिस्सा रिजेक्शन या ब्रेकअप के टाइम भी बिल्कुल वैसे ही चमकने लगता है। और सच कहूँ तो आज के सोशल मीडिया के दौर में तो इस दर्द से मूव ऑन करने की जो प्रोसेस है उसे इंसानी इतिहास का सबसे मुश्किल काम बना दिया है। सही बात है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र भी यही साइकोलॉजी और वो अनकहा दर्द है। तो आज हम जिस बहुत ही स्पेशल सोर्स पर बात कर रहे हैं उसका नाम है गलतफहमी अंतिम अध्याय। आशु और आशी की कहानी। बिल्कुल, आशु और आशी। लेकिन देखो, अगर कोई इसे सिर्फ एक नॉर्मल सी लव स्टोरी समझ रहा है तो वो बहुत बड़ी भूल होगी। मैं इसे पढ़ रही थी और ये असल में इस बात की एक बहुत ही डीप स्टडी है कि कैसे एक गलतफहमी रिश्तों को तबाह कर देती है और कैसे एक इंसान एक झटके में अंदर से पूरी तरह राख हो जाता है जबकि बाहर से बाहर से वो दुनिया के लिए नॉर्मल है, ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, जैसे एक अधजला मकान हो। बिल्कुल, बाहर से पेंट ठीक है लेकिन अंदर सब जल चुका है। क्या एनोलॉजी दी है आपने। बिल्कुल, इस सोर्स का हर एक शब्द जो है ना वो मानवीय भावनाओं को, खासकर खामोशी के मनोविज्ञान को पूरी तरह उधेड़ कर रख देता है। सोर्स में एक जगह बहुत ही दिलचस्प लाइन है कि कुछ मोहब्बतें नाम से नहीं खामोशी से जिंदा रहती हैं। मतलब प्यार हमेशा इजहार का मोहताज नहीं होता। बहुत ही गहरी बात है ये। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि असल जिंदगी में जहां पीछे कोई सैड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, वहां मूव ऑन करने का आखिर असली मतलब क्या होता है। सही कहा। क्या सच में क्लोजर जैसी कोई चीज होती भी है या इंसान बस उस दर्द के साथ जीना सीख लेता है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, शुरू से डिकोड करते हैं इसे। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आशु की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है। अब देखो, हम सब ने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर किसी एक्स को स्टॉक किया होगा, है ना? हाँ, वो फेक प्रोफाइल बनाना या छुप छुप कर स्टोरी देखना बहुत आम है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ आशु ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने आशी को ब्लॉक या डिलीट भी नहीं किया था। उसने बस उसे म्यूट कर दिया था या छुपा दिया था। उसने तय किया था कि अगर आशी को लौटना होगा तो वो खुद आएगी। अब मुझे पूछना है कि ये कोई बहुत हेल्दी तरीका तो नहीं लग रहा। हेल्दी बिल्कुल नहीं है। साइकोलॉजी की भाषा में ना इसे सेफ्टी बिहेवियर कहते हैं। सेफ्टी बिहेवियर मतलब खुद को बचाने का तरीका। हाँ, मतलब आशु ने आशी को ब्लॉक इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा करना रियलिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट करना होता। उसने उसे बस अपनी नजरों से हटा दिया। हाँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात कहने को तो हाँ, लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है जहाँ इंसान प्रैक्टिकली तो अलग हो चुका है लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो एक फेक उम्मीद पाले बैठा रहता है। अरे बाप रे, फेक उम्मीद। ये उस इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट की तरह है जहां दिमाग को लगता है कि शायद किसी दिन कोई मैसेज आ जाए, और यही झूठी आस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर मैं इसे एक अलग नजरिए से देखूं तो आशु की जो मेंटल स्टेट थी वो किसी कंप्यूटर के स्लीप मोड की तरह थी, है ना? मतलब स्क्रीन तो काली होती है, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर सिस्टम पूरा चल रहा होता है। बहुत सही कहा आपने। और फिर एक छोटा सा नोटिफिकेशन उस पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता है। वो नोटिफिकेशन आता है एक दोपहर ऑफिस के उसी नॉर्मल रूटीन के बीच, इंस्टाग्राम का एक नोटिफिकेशन। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि वो नोटिफिकेशन एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल शॉक था उसके लिए। बिल्कुल, स्क्रीन पर आशी की बदली हुई प्रोफाइल पिक्चर थी। उसके चेहरे पर मुस्कान, माथे पर मेकअप, हाथों में मेहंदी और नीचे एक कैप्शन जिसने आशु की दुनिया पलट दी। कैप्शन था, नई शुरुआत, दुआओं में याद रखिएगा। नई शुरुआत। अब यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। मेरा मतलब है, आशु ने आशी को पहले भी तो खोया था जब उनका ब्रेकअप हुआ था, तो फिर इस एक तस्वीर ने उसे इतना क्यों तोड़ दिया कि सोर्स के मुताबिक उसे लगा जैसे सीने में लोहे की ठंडी कील ठोक दी गई हो।
देखो, ये सिर्फ अलग होने और सब कुछ परमानेंटली खत्म होने के बीच का फर्क है। अच्छा, कैसे? जब उनका ब्रेकअप हुआ था तब आशु ने आशी को सिर्फ अपनी जिंदगी से जाते हुए देखा था। वहां एक खालीपन था, लेकिन उस खालीपन में वो फेक उम्मीद जिंदा थी जिसका जिक्र हमने अभी किया था। हाँ, कि वो खुद वापस आएगी। एग्जैक्टली लेकिन इस इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उसने आशी को हमेशा के लिए किसी और का होते हुए देख लिया। वो जो कैप्शन था ना, नई शुरुआत, वो असल में आशु की उस झूठी उम्मीद की मौत का ऑफिशियल अनाउंसमेंट था। तो मतलब उम्मीद ही खत्म हो गई। हाँ, सोशल मीडिया की यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ये आपको उस इंसान की नई जिंदगी का लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाता है जिसे आप अब भी अपने अतीत में रोक कर रखना चाहते हैं। ये तो बहुत ही भयानक सिचुएशन है सच में। और इसके बाद कहानी जिस तरफ जाती है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आशु रात को घर आता है, वो उन तस्वीरों के नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ता है, बधाई हो, रब ने बना दी जोड़ी। वो हर एक कमेंट उसे अंदर तक चीर रहा होगा। बिल्कुल। उस रात वो बस अंधेरे में बैठा रहता है और फिर अगली सुबह 5:40 पर वो अपने फोन का नोट्स ऐप खोलता है और एक आखिरी चिट्ठी लिखता है। ये टाइमिंग देखिए, सुबह 5:40 का समय चुनना भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, टाइमिंग का क्या कनेक्शन है? ये वो वक्त होता है जब रात का अंधेरा और दिन का उजाला आपस में मिल रहे होते हैं। इंसान का जो सर्केडियन रिदम होता है ना, वो उस पॉइंट पर होता है जहां वो मेंटली सबसे वीक और इमोशनली सबसे ज्यादा ओपन होता है। दिलचस्प है ये। और उस कमजोर पल में वो जो लिखता है वो सच में हैरान करने वाला है। उस चिट्ठी में कोई गुस्सा नहीं था, कोई गालियां नहीं थी। वो बस ये लिखता है कि किसी की खुशी देखकर भी दिल इतना क्यों टूटता है। वो इस बात का जिक्र करता है कि उनका रिश्ता किसी गुनाह या धोखे से नहीं टूटा था, बल्कि सिर्फ एक गलतफहमी से टूटा था। लेकिन यहां पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है। हाँ, पूछिए। अगर आशु इतने गहरे दर्द में है, वो अंदर से घुट रहा है, तो वो ये चिट्ठी आशी को भेजकर अपनी भड़ास क्यों नहीं निकाल लेता? मतलब एक न भेजे जाने वाली चिट्ठी लिखने का क्या फायदा है? क्या ये सिर्फ अपने ही दर्द को और ज्यादा रोमांटिसाइज करने का तरीका नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब न्यूरोलॉजी में छुपा है। ये दर्द को रोमांटिसाइज करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? देखो, जब इंसान किसी गहरे सदमे में होता है तो उसकी भावनाएं दिमाग के एमिग्डाला हिस्से में एक तूफान की तरह घूम रही होती हैं। वहां सिर्फ डर, दुख और पैनिक होता है। अच्छा। लेकिन जब इंसान उन भावनाओं को शब्दों में पिरोता है, चाहे वो फोन के नोट्स ऐप में ही क्यों ना हो, तो वो इस इंफॉर्मेशन को एमिग्डाला से निकालकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भेज रहा होता है, जो लॉजिक और लैंग्वेज का सेंटर है। अरे वाह, मतलब वो खुद को शांत करने की एक साइंटिफिक प्रोसेस से गुजर रहा था बिना जाने। बिल्कुल, साइकोलॉजी में इसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। आशु ये चिट्ठी कम्युनिकेशन के लिए नहीं लिख रहा है। सोर्स इसे बहुत ही खूबसूरती से मोहब्बत का आखिरी जनाजा कहता है। जरा सोचिए, अगर वो ये चिट्ठी आशी को सेंड कर देता तो क्या होता? उसे जवाब का इंतजार रहता। वो बार बार फोन चेक करता कि डबल टिक हुआ या नहीं, ब्लू टिक आया या नहीं। एग्जैक्टली। सेंड बटन दबाने का मतलब है एक ओपन लूप तैयार करना। आशु जानता था कि चिट्ठी भेजने का मतलब है फिर से उसी इंतजार के टॉक्सिक लूप में फंसना। और अब वो उस उम्मीद को हमेशा के लिए दफनाना चाहता था। हाँ, वो जान गया था कि कुछ अलविदा कहने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए होते हैं। ये ना भेजी गई चिट्ठी खुद को दिया गया एक क्लोजर था। क्या बात है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही आशु इस नोट्स ऐप वाली चिट्ठी के जरिए अपनी फीलिंग्स को दफना कर एक अजीब सी शांति पाता है, हालात एक और मनोवैज्ञानिक तूफान ले आते हैं। वो मैसेज है ना? हाँ, शादी से ठीक 4 दिन पहले रात के 11:32 पर एक अनजाने नंबर से मैसेज आता है, क्या एक बार मिल सकते हो, शादी से पहले आखिरी बार। ये मैसेज उस पूरी सेल्फ रेगुलेशन की प्रोसेस को एक झटके में तबाह कर देने वाला था। बिल्कुल। और वो मिलते कहाँ हैं? उसी पुराने मंदिर में जहां आशी ने कभी पहली बार आशु के लिए दुआ की थी। जब वो मिलते हैं तो आशी रो रही होती है। वो कहती कि उसने सब भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हार गई। और फिर वो कहती है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, और वो आशु से माफी मांगती है। अगर मैं इस सिचुएशन को एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी इंसान के शरीर का कोई हिस्सा कट गया हो। अच्छा। हाँ, और वो असहनीय दर्द से गुजर रहा हो, और फिर बहुत महीनों बाद कोई उसी कटे हुए हिस्से पर दुनिया का सबसे अच्छा मरहम लगाने आ जाए। मरहम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस हिस्से पर उसे लगाना था वो तो अब शरीर में है ही नहीं। बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है ये। आशी का प्यार का इजहार करना आशु के लिए वो मरहम था, लेकिन आशु का वो हिस्सा
जो इस प्यार को महसूस कर सकता था वो तो उसी दिन कटकर अलग हो